औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमने करेंसी ट्रेडिंग इन करेंसीज हमने स्टार्ट किया था। करेंसी में तिजारत उसको हमने 2/5 तक कर लिया था लास्ट क्लास में। इंशाल्लाह 2/6 ऑनवर्ड्स देखते हैं। कोशिश यही है इंशाल्लाह कि ये जो स्टैंडर्ड है हम आज की नशिस्त में ख़त्म कर लें। तो इसको देख लेते हैं। 2/6 पोजीशन इन सेल्स ऑफ करेंसीज के मुताबिक है कि करेंसीज की सेल्स में पोजीशन किस तरह से ली जाए। तो इसमें पहला क्लॉज है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड फॉर द सेल ऑफ एन अमाउंट ऑफ करेंसी, पोजीशन मस्ट बी टेकन फॉर द होल अमाउंट दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। बहुत क्लियर है, हम पीछे बात करते चले आ रहे हैं कि बेउस सर्फ में ये लाजिम है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए जितनी भी अमाउंट के लिए, तो पोजीशन फौरन ले लिया जाए पूरी अमाउंट के लिए जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, एट द क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाए। तो बेउसर्फ में ये बड़ा जरूरी है कि जो मजलिस अक़द है, जो जिस नशिस्त में बैठकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसी में काउंटर वैल्यूज का पोजीशन ले लिया जाए। उसमें सब्जेक्ट मैटर का भी ले लिया जाए और जो प्राइस उसकी रखी गई है, जिस चीज की एवज उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी भी कीमत उसकी भी पोजीशन फौरन ले ली जाए। यहाँ इस क्लॉज में सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात की गई है। अगला क्लॉज देखते हैं। Taking possession of one of the counter values by one party without taking possession of the other is not enough to make a currency dealing transaction permissible। बहुत क्लियर है कि अगर किसी एक पार्टी ने उस पर किसी भी काउंटर वैल्यू पर अगर पोजीशन ले लिया है, तो ये काफी नहीं होगा जब तक उसका जो दूसरा काउंटर वैल्यू उस पर भी पोजीशन ना ली जाए। काउंटर वैल्यूज एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक प्राइस होती है। तो अगर किसी ने प्राइस पर कब्जा ले लिया है, यानी कि एक बंदे ने एक बंदे के साथ $1,000 का मामला किया था, 3 लाख रुपए। तो $1,000 उसने दे दिए, दूसरे की पोजीशन में दे दिए, लेकिन 3 लाख का पोजीशन नहीं लिया उसने। वो कह रहा है कि ये काफी नहीं है। लाइकवाइज टेकिंग पार्शियल पोजीशन इज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई पार्शियल पोजीशन ले ले, $1,000 में से 50,000 का ले ले, पोजीशन ले ले, तो भी ये सफिशिएंट नहीं है। टेकिंग पोजीशन ऑफ पार्ट of a counter value is valid only in respect of the part। अगर किसी ने पार्शियल पोजीशन ली है, 1 लाख में से 1 लाख की डील थी, उसमें से 50,000 की पोजीशन ली है, तो उस 50,000 के अगेंस्ट ये सेल मुनक्किद होगी और बाकी रिमेनिंग जिसका पोजीशन नहीं लिया गया वो इनकम्प्लीट समझी जाएगी। तो ये यही कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ विच इज कंप्लीट वेयर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिमेन्स इनवैलिड। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो पोजीशन जिसकी नहीं ली गई, उसकी आप समझ लें कि जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड नहीं होगी। उतनी ही हद तक वैलिड वैलिड होगी जिस हद तक पोजीशन लिया गया है। सिंपल सी बातें, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पोजीशन में टेक प्लेस इधर फिजिकली और कंस्ट्रक्टिव। पोजीशन अगेन, इस्लामिक बैंकिंग के आप सब स्टूडेंट हैं तो यू नो वेरी वेल कि पोजीशन की दो टाइप्स होती हैं। या पोजीशन फिजिकल होता है या कंस्ट्रक्टिव होता है। तो दोनों तरीकों से करेंसी में भी यही हुक्म है कि पोजीशन या तो फिजिकल ली जाएगी या कंस्ट्रक्टिव ली जाएगी। द फॉर्म ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ एसेट्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। जिन चीजों पर, जिन एसेट्स पर कब्जा लिया जा रहा है, पोजीशन लिया जा रहा है, वो उन चीजों की नेचर पर भी डिपेंड करता है और उर्फ पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ी हो तो इस पर एक अलग से स्टैंडर्ड है कि पोजीशन किस तरह से ली जाती है। इंशाल्लाह वहां पर ये डिटेल में इस पर इसका जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस तनाजुर में, करेंसी के तनाजुर में बात की जा रही है। तो इसको देख लेते हैं अगले क्लॉज में। फिजिकल पोजीशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ साइमल्टेनियस डिलीवरी बाय हैंड। फिजिकल पोजीशन ये है कि किसी को कोई चीज उसके हाथ में दी जाए, तो इसका मतलब है कि आपने उसको फिजिकली पोजीशन दे दिया। अगर $1 लाख का मामला किया हमने, 3 लाख रुपए के, $1,000 का मामला किया 3 लाख रुपए के एवज, तो जैसे ही 1 लाख, सॉरी, $1,000 दूसरे के हाथ में दे दिए जाएं, तो गोया आपने फिजिकल पोजीशन उसको दे दी। ठीक है, फिजिकल पोजीशन बहुत सिंपल है, किसी भी चीज को फिजिकली किसी के हैंड ओवर कर देना। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को देख लेते हैं, जो कि अगला क्लॉज है 2/6/5।
constructive possession of an asset is deemed to have taken place by the seller, enabling the other party to take its delivery and dispose of it. देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है वो तब मुतहक्किक होती है जब कोई चीज किसी के इस तरह से तहवील में दे दी जाए कि वो समझ लें कि वो पार्टी जब चाहे उसमें तसर्रुफ कर सके, जब चाहे उसको अपने, हाँ, अपने उसमें कब्जे में भी ले सके, आगे किसी को डिलीवर करना हो तो वो डिलीवर भी कर सके। इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उर्फ पे डिपेंड करता है। अगर उर्फ में किसी चीज की पोजीशन किसी खास तरीके से ली जा रही है तो वो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। इसको वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, इवन इफ देयर इज नो फिजिकल टेकिंग ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर फिजिकली पोजीशन नहीं ली जा रही तब भी तसर्रुफ का हक दे दिया तो गोया के कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गई। हमारी मिसाल में जो मैं मिसाल दे रहा था कि $1,000 का सौदा हो रहा है 3 लाख रुपए की एवज, तो $1,000 अगर मैं आपके साथ मामला कर रहा हूँ तो मैं टेबल पे रख दूं, आप सामने ही बैठे हैं मेरे, लेकिन उस $1,000 को अपने हाथों में अपने कब्जे में नहीं ले रहे, लेकिन मैंने आपकी टेबल पे रख दिया कि ले भाई $1,000 आपके तसर्रुफ, अब आपको तसर्रुफ का इख्तियार है, चाहे तो ये ले लें चाहे तो आगे किसी और को भी बेच दें। आपको मैंने तखलिया करके दे दी, इसको शरई टर्म में तखलिया करना कहता है। तखलिया करने का मतलब यही है जो यहाँ पर बयान हो रहा है कि किसी को तसर्रुफ का हक दे देना, अपनी चीज से सेपरेट करना अपनी दूसरी चीजों से। जैसे मेरे पास 1,000 के अलावा भी डॉलर्स पड़े होंगे, मैंने $1,000 निकाले, गिने, और आपके लिए मैंने सेपरेट रख दिए टेबल पे। अब आपको तसर्रुफ का, अब आप उसमें से तसर्रुफ ना भी करना चाहें फिजिकली, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने आपको सेपरेट करके दे दिए तो गोया तखलिया हो गया और आपको पोजीशन हासिल हो गई, लेकिन ये पोजीशन कहलाएगी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। ठीक है। Among other forms of constructive possession that are approved by both Sharia and business customary practices are the following, कि शरीयत में और जो उर्फ के लिहाज से उमूमन जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस ली जा सकती है करेंसी ट्रेडिंग में, वो दर्ज झेल सूरत है। वो ये है, टू क्रेडिट अ सम ऑफ मनी टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना मंदरजा झेल सिचुएशंस में। नंबर 1, when the institution deposits to the credit of a customer's account a sum of money directly or through a bank transfer, मतलब जैसे ही इंस्टीट्यूशन यानी इस्लामिक बैंक कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट डाल दे तो ये समझ लें कि गोया उसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हासिल हो गई। अब उसके अकाउंट में आया, फिजिकली उसके हाथ में नहीं आया, कस्टमर और बैंक के दरमियान करेंसी की डील हुई और बैंक ने उसके अकाउंट में वो करेंसी, मतलूबा करेंसी डाल दी, तो वो कह रहे हैं कि ये पोजीशन के लिए काफी है। Point number two, when the customer enters into a spot contract of currency exchange between himself and the institution, in the case of the purchase of a currency against another currency already deposited in the account of the customer। अब फर्ज करें कस्टमर ने कोई स्पॉट ट्रांजेक्शन किया करेंसी एक्सचेंज का अपने और बैंक के दरमियान। फर्ज करें कोई ऐप था, उस ऐप के जरिए उसने कोई एक्सचेंज का की कोई ट्रांजेक्शन की। इन द केस ऑफ द परचेज ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के इवज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे मौजूद हैं। ये बात समझ में आ रही है? कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, अब वो उसका सौदा कर रहा है, तो बैंक को तो राइट है ना उसके अकाउंट में जब चाहे वो डेबिट करके बैंक ले ले। तो वो कह रहे हैं कि जब जैसे ही कस्टमर ने अपने अकाउंट में वो पैसे अवेलेबल कर लिए तो वो काफी हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 2। जी मेरे लिए तो क्लियर है। तो ये ठीक है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो है वो तो कंस्ट्रक्टिव ही रहेगी ना? जी, कंस्ट्रक्टिव ही रहेगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि हुक्मी कब्जा है, यानी जाहिरी कब्जा नहीं है, फिजिकल कब्जा नहीं है, लेकिन इसका हुक्म कब्जे जैसा होगा। जैसे ही आप कोई चीज किसी को इस सूरत इस तरह से दें कि उसको तसर्रुफ का राइट मिल जाए, आपकी चीजों से अलहदा हो जाए, सेपरेट हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और अपने लिए 1 किलो आटा लेते हैं, तो दुकानदार उमूमन ये करता है कि अपने आटे की बोरी में से वो आपके लिए 1 किलो अलग करके
आप शॉपर में डाल के उसका वजन करके आपके लिए अलग से रख देता है। अब आप चाहे उसको हाथ में ना भी पकड़े, तब भी उसने आपके लिए वो चीज अलग कर दी और वो चीज आपकी हो गई। पोजीशन भी आपका हो गया। अब आपका उसको थैली को हाथ में पकड़ना जरूरी नहीं है। थैली को उसी कंडीशन में आप आगे किसी और को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आप आगे किसी और को भी सेल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव ही ठीक रहेगा, है। लेकिन ये पोजीशन जायज पोजीशन। ठीक है, ये जी बात सर, क्लियर है। क्लियर है। चले आगे चलते हैं। व्हेन द इंस्टीट्यूशन डेबिट्स बाय द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर अ सम ऑफ मनी टू द लेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट इट टू अनदर अकाउंट इन अ डिफरेंट करेंसी, आइदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन। वो कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन यानी हुक्मी कब्जे की एक सूरत और है। वो ये कि बैंक कस्टमर का अकाउंट डेबिट करे किसी खास करेंसी में, जैसे किसी के पास पीकेआर है और वो बैंक के साथ उसने डॉलर परचेज किए, तो पीकेआर का अकाउंट डेबिट हो गया और उसका जो डॉलर का अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। आइदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, या तो उसी बैंक में उसका डॉलर अकाउंट है या किसी दूसरे बैंक में उसका डॉलर अकाउंट है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर और एनी अदर पे। मतलब क्या हुआ कि वो चाहे तो, मतलब यूं हो सकता है कि कस्टमर ने आपसे खरीदे, बैंक से डॉलर्स खरीदे, तो कस्टमर का रुपी अकाउंट डेबिट कर दिया और कस्टमर का ही डॉलर अकाउंट क्रेडिट कर दी। ये तो एक सूरत हो गई। एक दूसरी सूरत ये हो गई कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया और उस कस्टमर का अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, या फर्ज करें कि उसका बैंक वो दुबई में, उसका वहां पर अकाउंट है, वो अपने पाकिस्तानी पीकेआर अकाउंट से डॉलर रेमिट करना चाह रहा है दूसरे अकाउंट में, टीटी करवाता है या कोई और कोई भी सूरत राइज होती है वो करवाता है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की सूरत है कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके बैंक के पास आ गया, बैंक के तसर्रुफ में आ गया, और फिर बैंक ने डॉलर अकाउंट उसके अकाउंट में डाल दिए, जो कि यहाँ पर भी हो सकता है वो अकाउंट, और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत भी वो बयान कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट किया और किसी दूसरे पेई को क्रेडिट कर दिया कस्टमर के कहने पर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जी वाली सर, कंडीशन तो, नॉर्मली जैसे फंड ये तो ट्रांसफर होता है। फंड ट्रांसफर भी और क्लियरिंग भी है। जैसे से सपोज आपके कस्टमर के अकाउंट में क्लियरिंग आ गई, आपने ऑर्डर चेक को जी पे किया बैंक ने और क्रेडिट किया किसी थर्ड पार्टी को, तो ये भी तो सेम कंडीशन में होगा ना। एग्जैक्टली ये डिफरेंट सूरतें हैं। बिल्कुल राइट हैं, आप सही कह रहे हैं। जी नूर, आप कुछ कह रही हैं? सर, मैं भी यही कह रही थी, जैसे फंड ट्रांसफर होता है ना, एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में, सेम बैंक में, और राइट। क्लियरिंग का प्रोसेस हो जाएगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इस वजह से इल्तिजाम को कहते हैं हवाला। कस्टमर का अकाउंट डेबिट अच्छा। हुआ, बैंक के पास आया, कस्टमर ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि किसी तीसरे शख्स को दे दिया जाए, इसको शरी टर्म में हवाला कहते हैं। इस पर अलहदा से स्टैंडर्ड इंशाल्लाह जब हम वो स्टैंडर्ड करेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे। ट्रांसफर कर देना, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा ट्रांसफर कर देना किसी और के अकाउंट। तो यहाँ पर ये तीन सूरतें बयान की और कहा कि इन तीनों सूरतों से कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो जाती है। यानी एक तरफ पीकेआर है और दूसरी तरफ डॉलर है। पीकेआर में बैंक का पोजीशन, बैंक पर उसको डॉलर बेच रहा है, पीकेआर ले रहा है, तो पीकेआर बैंक के तसर्रुफ में आ जाता है उसके अकाउंट को डेबिट करने से। और जो डॉलर है वो कस्टमर के तसर्रुफ में आ जाएगा अगर कस्टमर का अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा हो। और किसी दूसरे बैंक में है तो ऑब्वियसली वहां पर भी जब फंड पहुंचेगा तो उसका भी तसर्रुफ हो जाएगा, उसकी भी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन तीसरी सूरत है वो हवाले की। हवाले के लिए अलग से इसका क्लॉज भी इंशाल्लाह वहां पर इसी स्टैंडर्ड में एक हवाले का क्लॉज अलग से भी है। इंशाल्लाह वहां पर हम इसको फर्दर देखेंगे। In following such procedure, the institution shall adhere to the principles of Islamic law regarding currency exchange. तो वो कह रहे हैं कि इन तमाम सूरतों में बैंक पाबंद होगा कि वो करेंसी एक्सचेंज के मुतालिक जो इस्लामिक लॉज हैं उसको एडहेयर करे, उसको फॉलो करे। अच्छा, इन तमाम सूरतों को बयान करने के बाद ये स्टैंडर्ड कह रहा है, डिले इन मेकिंग द ट्रांसफर इज अलाउड टू द इंस्टीट्यूशन। ताखिर हो सकती है ना, आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ताखिर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ स्टैंडर्ड कहता है कि बेउस सर्फ के अहकामात भी यहाँ पर जारी होंगे। बेउस सर्फ का हुक्म ये है कि एक नशिस्त में ही दोनों चीजों पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन वो ये कहता है कि जदीद सूरतों में डिलेज आ सकते हैं समटाइम्स,
तो इन डिलेज को वो एक्सेप्ट कर रहा है। डिले इन मेकिंग द ट्रांसफर इज अलाउड टू द इंस्टीट्यूशन, इस बात की इजाजत है कि ताखीर अगर हो रही है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस वेयर बाय अ पेई में ऑब्टेन एक्चुअल रिसीप्ट अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग बिजनेस प्रैक्टिस इन करेंसी मार्केट्स। वो कह रहा है कि अगर जो पेई है वो कोई एक्चुअल रिसीप्ट मिल जाए, जैसे फर्ज करें इसी केस में कि आप फंड ट्रांसफर करते हैं। आप फर्ज करें कि आपके भाई हैं यूएसए में जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। अब वहां पर उन्होंने डॉलर दिए बैंक को, और उस बैंक ने यहाँ पर रेमिट कर दिया उसको, फर्ज करें पीकेआर में रेमिट कर दिया। तो उसको वहां पर डॉलर और पीकेआर दोनों की रिसिप्ट मिल गई। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिसिप्ट उसको दी जा रही है ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की तरह ही है। उसको रिसिप्ट दे दी उस वहां के बैंक ने, अमेरिकन बैंक ने उसको एक रसीद दे दी जिसमें डॉलर की अमाउंट भी आ रही है, इक्विवेलेंट पीकेआर भी आ रहा है। तो जैसे ही उसको ये रसीद मिल गई तो गोया उसने पीकेआर पर तसर्रुफ कर दिया जो कि उसने खरीदा था डॉलर के ही बस। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। जी जी। क्लियर क्लियर है जी। तो इस सूरत में जबकि वो उसने वहां से रेमिट कर दिए, तो वो कह रहा है कि हाउएवर द पेई इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ द करेंसी ड्यूरिंग द ट्रांसफर पीरियड। अब जो पेई है जिसके अकाउंट में ये पैसे गिर रहे हैं, आपके भाई ने अमेरिका से यूएसए से फंड्स भेजे थे, अभी आपके अकाउंट में नहीं आए, इसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक आपके अकाउंट में नहीं आएंगे आप उसको फर्दर बेच नहीं सकते, क्योंकि आपकी अभी तक आप जो पेई हैं आपकी अभी तक पोजीशन उसमें आई ही नहीं है। वहां जो खरीदो फरोख्त हो रही है बैंक और आपके भाई के दरमियान, उनकी आपस का तसर्रुफ तो आ गया, उनका आपस का पोजीशन आ गया। लेकिन जो थर्ड पार्टी है जिसको पेमेंट की जा रही है, आपको पोजीशन तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अकाउंट में ना आए, unless and until the effect of the bank transfer has taken effect so that the payee is able to make an actual delivery of the to a third party। मगर ये कि आपके अकाउंट में वाकई हकीकतन गिर जाए फौरन और आप उसमें तसर्रुफ कर सकें। लेकिन अगर डिलेज हो रही है तो थर्ड पार्टी को वेट करना पड़ेगा उसमें तसर्रुफ लाने के लिए। अच्छा, अगला देखते हैं क्लॉज बी। यहाँ पर बात हो रही थी क्लॉज ए। यहाँ पर ए आई डोंट नो किस तरह से इन्होंने नंबरिंग की है, बहरहाल ये ए होगा ऊपर वाला, ये बी, ये नीचे वाला बी है। रिसिप्ट ऑफ अ चेक कॉन्स्टिट्यूट्स कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। जो चेक्स हैं, चेक्स आप नॉर्मली लेन देन करते हैं चेक्स की सूरत में, तो चेक्स को रिसीव कर लेना ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के मानंद है। लेकिन वो उसकी शर्त ऐसी बयान कर रहा है कि जो कि बहुत ही मुश्किल शर्त है। वो कहता है कि प्रोवाइडेड द बैलेंस पेएबल इज अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द इशूअर, कि जो चेक की अमाउंट है वो उस बंदे के अकाउंट में मौजूद हो। चले यहाँ तक तो खैर था, इसमें तो मसला नहीं है, ये तो पूरा हो, ये शर्त पूरी हो सकती है। लेकिन वो आगे जो शर्त कह रहे हैं वो बड़ा मुश्किल सी शर्त है। इन द करेंसी ऑफ द चेक एंड द इंस्टीट्यूशन हैज ब्लॉक सच अ बैलेंस ऑफ फॉर पेमेंट, और बैंक ने उतनी अमाउंट ब्लॉक कर ली हो पेमेंट के लिए। ठीक है, चेक्स को रिसीव करना शरिया स्टैंडर्ड उसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मान रहा है, बशर्ते कि उस शख्स के अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हों जिस करेंसी में वो चेक दिया जा रहा है, और इंस्टीट्यूशन ने उस अमाउंट को उसके अकाउंट में ब्लॉक कर दिया हो फॉर पेमेंट। जैसा ठीक, प्रैक्टिकली तो इसमें पॉसिबल नहीं है। बैंकर चेक की एग्जांपल हम ले बैंकर सकते हैं चेक की अगर। एग्जांपल हो सकती है, बस और तो कुछ नहीं। हाँ एग्जैक्टली ओपन एग्जैक्टली, चेक की या तरह से नहीं हो बैंकर सकता। चेक ही हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं खिजर ने, सही एग्जांपल बताई। लेकिन नॉर्मली तो नहीं हो सकता ना ये, अगर रिसिप्ट ऑफ चेक की नॉर्मल बात नहीं करें तो हो। चेक तो बहुत ही जिसको बैंकर कहते हैं ना चेक तो कि नॉर्मल वैसे चेक्स में नहीं होता ऐसा। बैंकर चेक इज काइंड हाँ, ऑफ पे ऑर्डर की तरफ, पे ऑर्डर की तरफ से इसने चलना चाहिए। तसरीह नहीं की ना। वो अगर पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट की बात करता तो उमूमन फॉरेन कंट्रीज में भी उसको ड्राफ्ट ही कहा जाता है, ड्राफ्ट की बात करता है। उसने ड्राफ्ट नहीं कहा, उसने चेक की बात की, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल चेक्स की बात कर रहा है। तो नॉर्मल चेक्स में ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर ये कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इसकी मुराद वही हो जो आप कह रहे हो मे बी। ठीक है, वैसे उर्दू तर्जुमे में भी चेक ही लिखा हुआ है, तो इससे बजाय लगता है कि ये चेक ही मुराद है। खैर आगे चलते हैं। द रिसिप्ट ऑफ अ वाउचर बाय अ मर्चेंट साइंड बाय द क्रेडिट कार्ड होल्डर इज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। जो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं
तो क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं, आप उसको बाय कैश तो उसके हाथ में नहीं देते, वो आपका कार्ड चार्ज करता है और उससे एक रिसिप्ट निकलती है। कुछ सालों पहले तक आप उस रिसिप्ट पे आप साइन करते थे, आजकल साइन की जरूरत नहीं है। आप अपना पिन नंबर डालते हैं या वट एवर जो भी उसका तरीकाकार होता है, तो उसके बाद खुद ब खुद पेमेंट आपकी तरफ से कबूल कर ली जाती है। तो अगर ऐसा है कि जो मर्चेंट का वाउचर है उसकी रिसिप्ट वो अगर मिल जाए उसको, तो ये इसको आप कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ट्रीट कर सकते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड से चार्ज हुआ है, देखिए आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से फौरन पेमेंट नहीं जाती उस मर्चेंट के पास। तो उसके पास नॉर्मली 3 दिन का टाइम होता है, डिपेंड्स अगेन, कुछ दिन का टाइम होता है कि जिसमें वो ये पेमेंट क्लेम करता है। नॉर्मली वो फौरन ही क्लेम करता है। तो लेकिन बहरहाल टाइम तो लगता है उसके पास पेमेंट एक्चुअली होती नहीं है। जैसे आप नॉर्मली स्वाइप करके आप तो चले जाते हैं मुतमईन होके कि मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई पेमेंट आई नहीं होती उसको। मतलब बैंक पर भरोसा होता है कि ये बैंक्स जो हैं वो मुझे, या वीजा या वट एवर जो भी मास्टर कार्ड वगैरह, यूनियन पे, उस पर भरोसा होता है कि ये पेमेंट मुझे हर हाल में देगा, लेकिन फिजिकली उसके पास कोई पेमेंट होती नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब वो कार्ड स्वाइप करता है उसके बाद फिर जो रिसिप्ट निकलती है, तो वो रिसिप्ट भी इट इज एज गुड एज अ कंस्ट्रक्टिव पोजिशन। ठीक है, इज अ कंस्ट्रक्टिव पोजिशन ऑफ द अमाउंट ऑफ करेंसी इंटर्ड एज पेबल। अगर अगर ये फर्ज करें कि ये कार्ड आप कहीं पर किसी मनी चेंजर के पास यूज करते हैं, तो ये उस सूरत में आप जब आपने डॉलर परचेज किया और जो पीकेआर है उसके लिए आपने कार्ड दिया, उसने कार्ड स्वाइप कर लिया, तो कह रहा है कि जो मर्चेंट के पास जो वाउचर आएगा वो काफी हो जाएगा। Is constructive possession of the amount of currency entered as payable on the coupon, provided that the card issuing institution pays the amount without deferment to the merchant accepting the card। मतलब उसकी शर्त उसने ये बताई कि जो बैंक है वो विदाउट डिले उसके डिमांड पर उसको पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये डिलेज की वजह से डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं, मगर ये कि उसने यहाँ पर आपकी कार्ड से पेमेंट करने को और उससे रिसिप्ट निकलने को कंस्ट्रक्टिव पोजीशन करार दिया। आगे चलते हैं, एजेंसी इन ट्रेडिंग इन करेंसीज। अगर आप करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर एजेंसी के क्या है काम आते हैं। आप वकील किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते। एजेंसी, आप सबके इल्म में होगा कि एजेंसी, आप किसी चीज को खरीदने के लिए भी किसी को एजेंट बना सकते हैं, पोजीशन लेने के लिए भी किसी को बना सकते हैं, किसी को कोई चीज बेचने के लिए आप एजेंट बना सकते हैं। तो ये एजेंट की मुख्तलिफ इकसाम है। उसको ट्रेडिंग इन करेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। पहले क्लॉज में कहते हैं इट इज परमिसिबल टू अपॉइंट एन एजेंट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ करेंसी विद ऑथोराइजेशन टू टेक पोजीशन ऑफ एंड डिलीवर द काउंटर। वो कह रहा है कि इस बात की इजाजत है कि आप एजेंट मुकर्रर करें जो आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करे और पोजीशन ले। आप उसको ऑथराइज करें पोजीशन के लिए भी, मतलब वो आपका सेल एजेंट, मतलब परचेज एजेंट भी हो सकता है या सेल एजेंट भी हो सकता है, और साथ में वो कब्जे का एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगले क्लॉज में कहते हैं इट इज परमिसिबल टू अपॉइंट एन एजेंट टू सेल करेंसीज विदाउट ऑथराइजिंग हिम टू टेक पोजीशन। दूसरी सूरत वो है जहां पर एजेंट बनाया आपने सिर्फ खरीदने के लिए या बेचने के लिए, उसको पोजीशन के लिए आपने वकील नहीं बनाया। जब आपने उसको पोजीशन के लिए वकील नहीं बनाया तो वो आपके बिहाफ पे पोजीशन नहीं ले सकता। अगर पहली सूरत की तरह उसको एजेंट बनाया खरीदने के लिए भी और पोजीशन के लिए भी, तो वही खरीदेगा वही पोजीशन लेगा, आपको जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दूसरा केस अगर अराइज हो जाए जहां पर आपने एजेंट बनाया है खरीदने के लिए लेकिन उसको कब्जे के लिए एजेंट नहीं बनाया, तो उस सूरत में ये ट्रांजैक्शन सही हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल, यानी कि जिसने उसको एजेंट बनाया, यानी आप जिसके बिहाफ पर ये ट्रांजैक्शन की जा रही है वो मौजूद हो या कोई और बंदा मौजूद हो जिसको आपने, प्रिंसिपल ने अपना एजेंट बनाया हो पोजीशन लेने के लिए। ठीक है, जब तक वो दोनों मौजूद हैं, जब तक वो आपके तरफ से सेल करने वाला, आपकी तरफ से खरीदने वाला, बेचने वाला, और वो जो बायर या सेलर जो भी काउंटर पार्टीज मौजूद हैं, जब तक वो उस मजलिस में मौजूद हैं, उसी दौरान आपने पोजीशन लेना है। अब वो जो जिसको एजेंट बनाया था वो तो पोजीशन नहीं लेगा क्योंकि आपने उसको पोजीशन का एजेंट नहीं बनाया था, उसको सिर्फ खरीदो फरोख्त का एजेंट बनाया था। अब आपका वहां पर मौजूद होना जरूरी है ताकि आप पोजीशन ले सकें। आप किसी और बंदे को अपना एजेंट बना सकते हैं। ये हो सकता है कि एक एजेंट आपने खरीदो फरोख्त के लिए बनाया है, एक पोजीशन लेने के लिए बनाया है। एक ने खरीदा और दूसरे ने पोजीशन ले लिया सिमिलर मजलिस में, सेम मजलिस में, तो फिर इसमें कोई कबात नहीं है, इसकी इजाजत है।
ठीक है, अगला क्लॉज देख लेते हैं। इट इज सर परमिसिबल टू, जी बोलिए नूर। सर इसमें मुझे ये पूछना है कि जैसे हम नॉर्मल सेल करते हैं तो उसमें तो गुड्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, कोई भी कमोडिटी होती, तो हम एजेंट को हायर कर लेते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे जो गुड्स हैं वो परचेज करे। अब करेंसी पे हम किसी को क्यों हायर करेंगे, किसी एजेंट को कि वो हमारे लिए मतलब करेंसी परचेज करे फिर हमें मतलब सेल करे? तो ये कैसे होगा, ये मैं समझ में नहीं आया। इसमें कोई देखिए चीज तो स्टैंडर्ड्स, इन्वॉल्व नहीं है ना, कोई गुड्स वगैरह? देखिए नूर, वो जो जो करेंसी आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ना, वो बजाते खुद भी तो एक चीज है ना जिसको परचेज किया जा रहा है। उस करेंसी को परचेज किया जा रहा है, और ये जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये करेंसी बेसिकली पीछे कहीं कहीं ना कहीं गोल्ड को या सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। जी बिल्कुल ठीक इस करें। स्टैंड ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखना जरूरी होगी कि हम बेव सर्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब करेंसी एक्सचेंज। आप एग्जैक्टली। अगर अगर वो आप इसको एज अ कम्युनिटी अपने जहन में रखेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम गोल्ड मतलब करेंसी लेने के लिए, करेंसी के लिए एजेंट क्यों अपॉइंट करें। टेक्निकली ये हम वो सर्फ लेने के लिए या गोल्ड लेने के लिए हम किसी एजेंट को अप्लाई कर रहे हैं एज पर आईओफी स्टैंडर्ड, अगर मैं इसको इस तरह समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए स्टैंडर्ड इसको एज अ गुड्स ही ट्रीट कर रहा है, तो इस पर भी वही अहकामात होंगे जो इसको बाकी गुड्स बेहतर के। ट्रीट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ब्याज सर्फ बेसिकली सोने और चांदी के खरीदो फरोख्त पे कहते हैं, और शरीयत में इसके बिल्कुल सेपरेट अहकामात हैं। तो उस तनाजुर में ये पूरा आप समझ लें कि स्टैंडर्ड है हमारा, बस उस चीज को आप जहन में रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज परमिसिबल टू ऑथराइज टेकिंग पोजीशन ऑफ द काउंटर वैल्यूज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, के कह रहा है कि ये इस बात की इजाजत है कि आप पोजीशन लेने के लिए ऑथराइज करें आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, मतलब आप ये करें कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप ये करें कि आप खुद इजाबत कबूल कर रहे हैं, लेकिन कब्जे के लिए कोई दूसरा वकील बना रहे हैं। अब ये देखें, एक चीज है नूर के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, कि ये जो स्टैंडर्ड है ये पॉसिबल वो बताता है कि क्या क्या सूरतें मुमकिन है। ठीक है, जो इस्लामिक लॉ आप पढ़ते हैं, तो इस्लामिक लॉ में उमूमन ये होता है कि मुख्तलिफ इस तरह के मसाइल भी बयान कर दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल जिंदगी में इंसान के आराइज ही नहीं होता है। आप समटाइम्स पढ़ के हैरान होते हैं, जैसे आप कोई भी फिqh की किताब उठा के पढ़ें, तो वहां पर आप इस बात पे हैरान हो जाएंगे कि क्या अजीब और गरीब मसाइल बयान किए गए। फकीह नॉर्मली जो मुज्तहिद होता है या फकीह होता है, वो बेसिकली करता ये है कि जो भी एहतिमाली सूरतें बन सकती हैं, जो भी इंसान को पेश आ सकती हैं, उन सबको बयान करता है। हो सकता है कि कोई सूरत अभी आपके जहन में ना आ रही हो, लेकिन मुमकिन है कि कल को कोई ऐसी सूरत बन जाए कि वो पोजीशन लेने के लिए बंदा काबिल ना हो, इजाब कबूल करने के लिए तो मौजूद है, लेकिन पोजीशन वो खुद नहीं करना चाह रहा ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकती है। या फर्ज करें कि वो बिलिंग नहीं है पोजीशन लेने के लिए, एक बंदा साथ है, उसने जिद कर ली कि नहीं पोजीशन मैंने ही लेना है आपकी बिहाफ पे। अब फर्ज करें मियाँ बीवी हैं, मियाँ जब वो कबूल कर रहा है, बीवी ड्यू टू एनी रीजन जिद करेगा नहीं पोजीशन तो मुझे ही लेना है, तो फिर वहां पर उसको अगर पोजीशन लेने के लिए एजेंट बनाया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड मुख्तलिफ सूरतें बयान कर रहा है। तीसरी सूरत वो सूरत है जहां पर आपने इजाबो कबूल तो कर लिया, आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो कर ली, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन आपने जो पोजीशन है उसके लिए आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद आपने बनाया। तो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है, कोई इशू नहीं है, मगर ये शर्त ये है कि जिसको एजेंट बनाया है वो कब्जा उसी मजलिस में ले, आप दोनों के जुदा होने से पहले। जो दोनों हैं काउंटर पार्टीज, एक सेलर है एक बायर है, उनके जुदा होने से पहले पहले, क्योंकि बेउस सर्फ की शर्त है कि ये फौरन हाथ के हाथ पोजीशंस दिए जाएं, और साथ में ये कि वो दोनों जुदा होने से पहले पहले उस चीज पर कब्जा हो चुका। ठीक है, आगे चलते हैं। 2/8 पे यूज ऑफ मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर करेंसी ट्रेडिंग। अच्छा, ये बात आप सबके हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि ये जितनी भी बातें हो रही है बेउस सर्फ के तनाजुर में हो रही है। तो बेउस सर्फ में चीज बार बार रिपीट हो रही है कि दोनों का वहां मजलिस में होना, मजलिस में कब्जा करना, जुदा होने से पहले पहले, ये सारी चीजें जरूरी है। अब वो ये कहते हैं कि फर्ज करें कि फोन पे ट्रांजेक्शन हो रही है, फिजिकली दोनों एक साथ नहीं है, फोन पे हो रही है, या फर्ज करें कि स्काइप पे हो रही है, जूम पे हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। एक पार्टी अमेरिका में बैठी है,
एक पार्टी यहाँ पाकिस्तान में बैठी है। तो वो कह रहे हैं कि इसको भी कबूल किया जा सकता है, बशर्ते कि इसी फोन कॉल के दौरान या इसी सेशन के दौरान दोनों एक दूसरे को डिलीवरी दे चुके हो। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन टू पार्टीज एट डिफरेंट रिमोट प्लेसेस यूजिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन मींस has the same juristic consequences as execution of the contract in one and same place। वो ये कह रहा है कि जो दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में बैठे हुए अफराद अगर आपस में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैसा ही है जैसे गोया आमने सामने बैठकर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं एन ऑफर मेड फॉर अ स्टेटेड पीरियड विच इज ट्रांसमिटेड बाय वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई पार्टी एक तरफ से ऑफर करे, ऑनलाइन सेशन में बैठे हैं, उन्होंने वर्बली ऑफर किया या फर्ज करें कि ये चैट बॉक्स में लिखकर ऑफर कर दिया, तो वो कह रहा है कि रिमेन्स बाइंडिंग ऑन द ऑफरर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ये बाइंडिंग रहेगा ऑफरर पर इस पीरियड के दौरान, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरी पार्टी है ऑफरी वो एक्सेप्ट करेगा इसी मजलिस में। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। जब तक वो ऑफरी एक्सेप्ट ना करे जिसको ऑफर की गई है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगी। एंड टेकिंग पोजीशन ऑफ द काउंटर वैल्यूज either actual or constructive by both parties is taken place। यानी ये कि अगर इस तरह के ऑनलाइन सेशन में एक तरफ से ईजाब किया जाए और दूसरी पार्टी कबूल करे तो इसी सेशन में ही पोजीशन भी मुनक्किद होना चाहिए। पोजीशन या तो एक्चुअल हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्चुअल की मिसाल ये है, फर्ज करें कि वो दोनों पार्टीज यहाँ पर नहीं है लेकिन उनकी जो जो वैल्यूज हैं जिसको वो बेच रहे हैं वो पास ही मौजूद है। फर्ज करें कि फिजिकली उसका एजेंट आपके पास है, फिजिकली एजेंट है जिसके पास ये है, वो कब्जा देने के लिए आपके पास मौजूद है, और दूसरी तरफ आपका एजेंट उस तरफ है जो उसको कब्जा देने के लिए मौजूद है। तो वो ये एक्चुअल पोजीशन की सूरत हो गई, आपने उसके एजेंट से ले लिया, उसने आपके एजेंट से ले लिया उसी सेशन में। और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की मिसाल ये हो सकती है कि ऑफर एक्सेप्टेंस आप दोनों ने की, आपने यहाँ से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी आप दोनों के दरमियान मुनक्किद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं 2/9 पे। बायलैटरल प्रॉमिस टू परचेज एंड सेल करेंसीज। अब ये बहुत दिलचस्प ये मरहला है कि यहाँ पर करेंसी की तिजारत में दो तरफा मामलात की बात की गई है, दो तरफा वादों की बात की गई है। कि वादा नॉर्मली एक बंदे की तरफ से होता है, नॉर्मल लाइफ में आप करते हैं, एक बंदा वादा करता है कि मैं फला काम करूंगा, उमूमन ऐसा ही होता है कि वो यूनिलेटरल होता है। और अगर उसी चीज के लिए दोनों वादा करें, अब इसमें इख्तलाफ आ जाता है। जो अरब स्कॉलर्स हैं वो बायलैटरल प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट ही समझते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ वादा किया जा रहा है कि मैं ये बेचूंगा, दूसरी तरफ ये वादा किया जा रहा है कि मैं यही चीज खरीदूंगा। तो अरब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि चूंकि ये दो वादे आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे इनका आपस में जिक्र ना भी किया जाए, लेकिन एक ही चीज के लिए दोनों वादा कर रहे हैं, तो ये जो वादा वो कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इसको मुवादा कहते हैं। जब दोनों पार्टीज आपस में मिलकर वादा करती हैं तो उसको कहते हैं मुवादा, यानी कि वो वादा जो दो तरफा हो, दोनों तरफ से हो। अब इस चीज को यहाँ बर सगीर के स्कॉलर्स अलाउ करते हैं कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मुनक्किद होता, ये प्रॉमिस अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ फॉरवर्ड बुकिंग वाद बेसिस पे होती है, वादे के बेसिस पे होती है। मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तफसील से समझाया था लास्ट सेशन में, उस पर काफी हमने डिटेल में बात की थी। यहाँ पर फकत ये आपको बताते चलें कि यहाँ पर बड़े सगीर में उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया है वो सेपरेट अंडरटेकिंग्स होती हैं। कस्टमर कहता है कि मैं आपसे खरीदूंगा, एक अंडरटेकिंग देता है मैं आपसे खरीदूंगा, और बैंक एक सेपरेट अंडरटेकिंग देता है मैं आपको बेचूंगा इस प्राइस पे। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारे यहाँ फॉरवर्ड बुकिंग होती है। अब फॉरवर्ड बुकिंग आपको बताया गया था लास्ट टाइम कि ये हेजिंग के लिए होती है बेसिकली, क्योंकि हमें पता नहीं होता कल डॉलर का क्या रेट होगा, कल यूरो का क्या रेट होगा। मैं इसको हेज करने के लिए, हमारा कस्टमर इसको हेज करने के लिए बैंक से फॉरवर्ड कवर लेता है, ताकि अब उसको फ्यूचर में कोई फर्ज करें कि $1,000 की पेमेंट आनी है, अब उसको नहीं पता कि 1,000 की जो आज उसकी वैल्यू है वो कल वो वैल्यू रहती कि नहीं रहती, तो वो हेज करने के लिए आपसे एक वादा करवा लेता है, खुद भी वादा करता है, आपसे भी एक वादा करवा लेता है
कहता है कि आप वादा करें कि मैं आप मुझे मुझसे ये 1,000 रुपये, $1,000 फला रेट पर खरीदेंगे। ठीक है, अब लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ये अरब स्कॉलर्स का लिखा हुआ है मोस्टली, और इन्होंने इसको बेउसर्फ काउंट किया है, तो उन्होंने इस बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं दी। ये कहते हैं बायलैटरल प्रॉमिस टू परचेज एंड सेल करेंसीज इज फॉरबिडन इफ द प्रॉमिस इज बाइंडिंग। क्या मतलब हुआ? प्रॉमिस बाइंडिंग हो तो बायलैटरल प्रॉमिस मना है। बाइंडिंग होने से मुराद ये है कि आपने प्रॉमिस किया, अब आप अगर उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। तो हमारे यहाँ हमारे लॉ के हिसाब से ये कोई भी प्रॉमिस हो वो बाइंडिंग ही होता है। ठीक है, इवन फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग अगेंस्ट करेंसी डिवैल्यूएशन, चाहे आप इसको हेजिंग पर्पज के लिए क्यों ना कर रहे हो, वही बात है कि आप फॉरवर्ड कवर ले रहे हैं और हेजिंग के लिए कर रहे हैं। हाउएवर अ प्रॉमिस फ्रॉम वन पार्टी इज परमिसिबल इवन इफ द प्रॉमिस इज बाइंडिंग। अगर एकतरफा आप प्रॉमिस लें, एक पार्टी से प्रॉमिस लें, तो फिर वो कह रहा है कि इसकी इजाजत है। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से उसी लिंक।